हाँ तो बेटा, जो आज हमारा जो टॉपिक है, जो हमने अभी कॉन्स्टिट्यूशन जो हमने पढ़ा है, तो इसका एक्सरसाइज जो है, अब आप उसकी एक्सरसाइज निकालेंगे और हम कोशिश करेंगे जितने भी टेक्सचुअल क्वेश्चंस इसमें है लास्ट में दिए हुए हैं उनको, और इसका लास्ट में ग्लॉसरी आता है, वो हम कोशिश करेंगे इसको समझने की। एंड इट इज़ योर सोशल साइंस चैप्टर फर्स्ट, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और पहला क्वेश्चन जो हमारा है, इट इज़ व्हाई डज ए डेमोक्रेटिक कंट्री नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन। पहला सवाल, ये मैंने बहुत इन ग्रेट लेंथ हमने डिस्कस इसको किया है लेक्चर में कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए, लेकिन यहाँ मुख्तसर सा जवाब आपको चाहिए, लंबा ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको मेन चीज़ का पता होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन जो है मुल्क के लिए क्यों ज़रूरी है। सो ए democratic country needs a constitution because the constitution provides safeguards against misuse of representatives powers and the powerful people and groups। चूंकि हर मुल्क में मुख्तलिफ किस्म के लोग रहते हैं, कुछ ताकतवर होते हैं, उनके पास पैसा होता है, उनके पास हर चीज़ होती है, और इसके अलावा जो रिप्रेजेंटेटिव्स हम चुनते हैं उनके पास भी काफ़ी ताकत आ जाती है। अब कॉन्स्टिट्यूशन इस सारे को कंट्रोल करता है। अगर हमारे पास कानून है, आईन है, तो फिर हमारे ऊपर जो हुकूमत करने वाले लोग हैं या जो हमसे ज़्यादा ताकतवर लोग हैं वो हम पर जुल्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कानून उनके आड़े आ जाएगा, कानून उनको रोकेगा। बात समझ रहे हैं? तो ये हो गया पहला पॉइंट। इट आल्सो गारंटीज फंडामेंटल राइट्स टू द सिटीजन्स फॉर देयर सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वेलफेयर। इसके अलावा मुल्क में आपको क्या हुकूक मिलते हैं, आपके बुनियादी हुकूक क्या क्या हैं, ये भी कानून के ज़रिए से, आइन के ज़रिए से ही मुमकिन है। अगर इसके बरक्स आप किसी ऐसे मुल्क में रहते हैं जहां बादशाह हुकूमत करता है, तो उसको आपको फंडामेंटल राइट्स देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनली जो गवर्नमेंट हम चुनते हैं, तो उसका हक बनता है वहां के लोगों का कि उनको कुछ हुकूक दिए जाएं, जिनको हम बुनियादी हुकूक कहते हैं। फिर आता है दूसरा क्वेश्चन, ज्यादा आंसर नहीं है, मतलब छोटा मोटा आंसर है और अप टू मार्क आंसर होना चाहिए, समझ रहे हैं, एक्यूरेट आंसर होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस in whose exercise powers in the 1990s and interim constitution of Nepal। इसमें आपकी लंबी कहानी लिखी हुई है नेपाल की, जो वहाँ पर स्ट्रगल हो गई, तो वहाँ जो हुकूमत थी पहले और उसके बाद वहाँ हुकूमत, इंटरम हुकूमत आ गई, तो पहले वहाँ किंग हुआ करता था। तो अब सवाल ये है कि कीपिंग दिस इन माइंड, व्हाई डू यू थिंक नेपाल नीड्स ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन टुडे। अब आप ये क्यों सोचते हैं कि नेपाल को नया कानून चाहिए। अभी हमने कॉन्स्टिट्यूशन को समझते हुए कि एक मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन क्यों होना चाहिए, उसमें मैंने आपको बात बताई कि कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए चाहिए क्योंकि हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते हैं उनको हमने बनाया होता है, तो हमें उसके बदले क्या मिलेगा, हमें फंडामेंटल राइट्स मिलेंगे, समझ रहे हैं, हमें कानून की हिफाजत मिलेगी। तो अब यहां पर हम क्यों ये कहते हैं कि अब अगर नेपाल में लोगों ने स्ट्रगल की वहां के बादशाह के खिलाफ, तो अब आप क्यों समझते हैं कि उनको नया कानून चाहिए। तो जवाब यह होगा, इन 1990 नेपाल्स कॉन्स्टिट्यूशन द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द किंगडम वायर इन द हैंड्स ऑफ द किंग। जब हम देखते हैं लोगों ने स्ट्रगल इसलिए की क्योंकि वहां पर 1990 से पहले जो हुकूमत का सारा कंट्रोल जो था, वहां के एग्जीक्यूटिव पावर जो थे वो एक किंगडम था, बादशाह के पास थे। किसके पास थे? मुल्क के बादशाह के पास थे। According to the interim constitution drafted in 2007, the executive powers of Nepal are in the hands of the Council of Ministers headed by the Prime Minister। लेकिन जो इंटरम फिर कॉन्स्टिट्यूशन बना 2007 में, उसके मुताबिक अब बादशाह के पास एग्जीक्यूटिव पावर नहीं रहेंगे, बादशाह के पास सारे वो चीजें नहीं रहेंगी, सारी ताकत नहीं रहेगी, बल्कि अब जो लोगों ने जो मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स चुना है, अब उनके पास पावर्स होंगे, और जिसके ऊपर जो बादशाह की जगह पर अब वजीर आजम जो है, जिसको हम प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, उसके पास पावर्स होंगे। लेकिन ये सारे लोग जो है चुने हुए होंगे। क्या होंगे? चुने होंगे। So Nepal needs a new constitution as the ideals of the people had changed and the country had moved from a monarchy to a democracy। अब इस वजह से हम कहते हैं कि वहां के लोगों को अब नया कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि अब वहां के लोगों के आइडियल्स जो है
उनके जो ख्यालात हैं अब तो तब्दील हो गए हैं। वहां की मोनार्की खत्म हो गई है, वहां की बादशाहत खत्म हो गई है, अब डेमोक्रेसी जमहूरियत आ गई है। तो लिहाजा जमहूरी कवानीन अब चलेंगे वहां पर, अब लोगों की हुकूमत लोगों के जरिए से होगी। सो द ओल्ड कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिफ्लेक्ट द आइडियल्स ऑफ द पीपल। और जो पुराना कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें लोगों के आइडियल्स नहीं है। लोगों का एक ख्वाब होता है अपने मुल्क के बारे में कि मेरा मुल्क कैसा होना चाहिए। और जो पहले मुल्क था वो बादशाह का था, लेकिन अब वो मुल्क लोगों का कैसे हो गया? डेमोक्रेसी के जरिए। किसके जरिए से? डेमोक्रेसी के जरिए से। सो द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन विल चेंज द रूल्स टू ब्रिंग इन ए न्यू सोसाइटी विथ न्यू आइडियाज। लिहाजा जब नया कानून आएगा तो उसमें पुराने कवानीन की कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। एक मोनार्की और डेमोक्रेसी बिल्कुल दो डिफरेंट चीजें होती है, तो नए रूल्स वहां लागू होंगे और नई चीजें वहां पर आ जाएंगी। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वुड हैपन इफ देयर वर नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन द पावर ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। सवाल यह है कि मुल्क का आईन के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो अगर हम रिस्ट्रिक्शंस नहीं रखेंगे उन लोगों के ऊपर जिनको हम चुन के इलेक्शन के जरिए से चुन के हम मिनिस्टर बनाते हैं, अपने लीडर्स जिनको हम बनाते हैं, तो अब अगर हमारे पास ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है जिससे हम उनके पावर को कंट्रोल करेंगे, तो उससे क्या होगा? फिर क्या होगा? तो क्या होगा? इफ देयर वर नो रिस्ट्रिक्शंस on the power of elected representatives, the representatives might misuse their authority which may result in injustice and mismanagement. सीधी सी बात है, इसका आप सीधे लफ्जों में भी जवाब दे सकते हैं कि सर अगर किसी जगह पर किसी के ऊपर जो है कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, उसके ताकत पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, उस पर कोई कदगंड नहीं है, तो फिर उसको जो मर्जी में आएगा वो करेगा। समझ रहे हैं? तो इससे मुल्क में क्या होगा? वो अपनी अथॉरिटी को गलत जगह पर यूज करेगा, लोगों का गला दबाएगा, और इसके अलावा लोगों के ऊपर जुल्म होगा और सारा का सारा सिस्टम जो है धर्म बरम हो जाएगी, मिस मैनेजमेंट हो जाएगी। इसलिए उनको भी कानून के दायरे में रखने की जरूरत है। उसके बाद चौथा सवाल, in each of the following situations identify the minority wire right one reason why you think it is important to respect the views of minority in each of these situations। तो ये situations हैं, 2-4 situations इसने दी है। तो सबसे पहले आपको minority देखना है कि इसमें minority कौन है। मिसाल, इन स्कूल विथ 30 टीचर्स 20 ऑफ देम आर मेल। अब आपको बताना है कि यहाँ minority कौन है। सिंपल सी बात है, जब स्कूल में 30 टीचर हैं और उनमें 20 मेल हैं, तो फीमेल कितने हैं? 10। तो वो मेजॉरिटी है या माइनॉरिटी है? माइनॉरिटी है। तो 10 फीमेल क्या है? माइनॉरिटी है। अब हमें यह बताना है कि उनका रेस्पेक्ट हमें क्यों करना चाहिए, ये हम आगे देखेंगे सवाल में। फिलहाल हम ये सारी चीजें जो है पढ़ेंगे। इन ए सिटी 5% ऑफ द पॉपुलेशन आर बुद्धिस्ट। इसी तरह जो एक शहर में 5% जो है वो बुद्धिस्ट है, तो इसका मतलब है 95% लोग जो है वो दूसरे मजहब, एक ही मजहब से ताल्लुक रखते हैं। तो ये माइनॉरिटी, बुद्धिस्ट माइनॉरिटी है। यहाँ पर 5% लोग माइनॉरिटी है, 100 में से सिर्फ 5 लोग, तो ये माइनॉरिटी हो गए। क्या हो गए? माइनॉरिटी। उसके बाद तीसरा है, इन ए फैक्ट्री मेस फॉर ऑल एम्प्लॉयज 80% आर वेजिटेरियन। एक फैक्ट्री में काम करने वाले सारे जितने भी लोग हैं उनमें 80% लोग जो है वो सिर्फ वेजिटेबल खाते हैं, तो 20% जो है वो नॉन वेज खाते हैं, तो वो माइनॉरिटी हो गई। यहां नॉन वेज खाने वाले क्या है? माइनॉरिटी हैं। इसी तरह एक और सिचुएशन है, इन ए क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स 40 बिलोंग टू मोर वेल ऑफ फैमिलीज। एक क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं और 40 स्टूडेंट अच्छे घरों से। अच्छे घरों से मेरा मतलब यह है कि खाते पीते घरों से, अमीर घरों से ताल्लुक रखने वाले। और बाकी जो अब कितने बच्चे बच गए? 10 बच्चे जो बच गए वो गरीब घरों से आते हैं, तो वो माइनॉरिटी हो गए। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इनका हमें किस तरीके से ख्याल रखने की जरूरत है। सो आंसर गोज लाइक दिस। पहले वाले का 10 फीमेल टीचर्स जो हमारे पास रहेंगी, दैट इज 10 फीमेल टीचर्स आर इन माइनॉरिटी। ये हमने पहले ही ढूंढ निकाला। फीमेल टीचर्स हैव स्पेसिफिक एंड बेटर एबिलिटीज एज टीचर्स देन मेल टीचर्स। हमें उनका रेस्पेक्ट इसलिए करना चाहिए क्योंकि फीमेल टीचर जो है उनकी एबिलिटी बहैसियत टीचर बहुत सारी चीजों में बहुत ज्यादा होता है मेल से ज्यादा। लिहाजा हम ये कभी नहीं कह सकते हैं कि चले छोड़े ये फीमेल्स हैं इनको छोड़ दो, इनकी क्या जरूरत है इंस्टीट्यूशन में। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि उनका और ज्यादा हमें रेस्पेक्ट करना है क्योंकि वो माइनॉरिटी में है और हमारी एक रिसोर्स है हमारे पास। समझ रहे हैं? उसके बाद बी,
5% ऑफ बुद्धिस्ट्स आर इन माइनॉरिटी, चूंकि बुद्धिस्ट कम है वहां पर तो माइनॉरिटी में है, दे शुड बी अलाउड टू प्रैक्टिस देयर रिलीजन। अब बाकी लोग जो है वो भी अपने मजहब पर चलते हैं, तो इनको भी हमें क्या देना है, मजहब पर चलने की इजाजत देनी है, क्योंकि ये बुद्धिस्ट है तो ये बुद्ध मजहब के पैरोकार ही होंगे। तो उनको हम मजबूर नहीं करेंगे कि बाकी उन 95% लोगों का वो माने, उनका मजहब इख्तियार करें। उसके बाद आता है 20% ऑफ नॉन वेजिटेरियन एम्प्लॉइज आर इन ए माइनॉरिटी। इस सिचुएशन में 20% लोग ये 20 लोग जो है वो वेजिटेरियन है, या 20% लोग जो है वेजिटेरियन है, नॉन वेज है, यानी ये गोश्त वगैरह का भी इस्तेमाल करते हैं। अब ईटिंग नॉन वेजिटेरियन फूड इज देयर पर्सनल चॉइस, ये उनका अपना जाती मसला है कि वो वेज खाएं या नॉन वेज खाएं, और हमें इसकी इजाजत नहीं होनी चाहिए एक डेमोक्रेटिक कंट्री में कि हम उनको कहें कि नहीं भाई आप नहीं खा सकते, फिर ये कानून का उल्लंघन होगा, ये कानून की खिलाफ वर्जी होगी। 10 स्टूडेंट्स बिलोंग टू पुअर फैमिलीज आर इन माइनॉरिटी। अब 10 स्टूडेंट जो है, जो हमने अभी पहले पढ़ा, ये माइनॉरिटी में है, चूंकि ये गरीब घरों से आते हैं, तो जो हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि स्कॉलरशिप्स आर टू बी प्लान्ड टू कीप इन व्यू देयर रिक्वायरमेंट। वो तभी स्कूल कंटिन्यू कर सकते हैं जब उनके लिए हम स्कॉलरशिप का इंतजाम करेंगे, उनकी वर्दी का, उनके जो भी ज़रूरतें हैं स्कूल में, उनका हम ख्याल करेंगे। ये हमें उनकी ख्याल रखने की ज़रूरत है। तो मेजॉरिटी का मतलब ये नहीं है कि आप माइनॉरिटी को दबाएं, मेजॉरिटी का मतलब ये होता है कि आप माइनॉरिटी को साथ लेके चलें, उनका ख्याल रखें, उनके जज्बात का ख्याल करें। तो ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री का शार होता है, डेमोक्रेटिक कंट्री में यही होना चाहिए। उसके बाद 5वां क्वेश्चन, लिस्ट बिलो आर द की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट 2 sentences इन योर ओन वर्ड्स ऑन व्हाई यू थिंक दिस फीचर इज एन इंपॉर्टेंट की फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहां पर फेडरलिज्म, सेपरेशन ऑफ पावर्स, फंडामेंटल राइट्स, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये सारे के सारे आपको ज़बानी याद है। इसके अलावा सेक्युलरिज्म का भी आपको पता है, क्योंकि 5 असल में फीचर्स हैं, बेसिक की फीचर्स। तो एक एक करके हम सबका ये बताएंगे। फेडरलिज्म क्या है? इट मीन्स मोर देन 1 लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन ए कंट्री। ये फेडरलिज्म मैंने बताया कि 3 टायर गवर्नमेंट होती है यहाँ पर, गवर्नमेंट एट द लोकल लेवल, स्टेट लेवल एंड सेंट्रल लेवल। तो ये है गवर्नमेंट लोकल, जो इसके 3 टायर हैं। इंडिया हैज अ 3 टायर गवर्नमेंट, लोकल, स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। लोकल में पंचायत होता है, स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट होती है, और सेंटर में आप जानते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको हम कहते हैं। ए गवर्नमेंट इन सेंटर अलोन कुड नॉट बी इफेक्टिव फॉर एवरीवन इन ए डाइवर्स रिलीजियस कंट्री। अब अगर हम एक ही जगह पर मुल्क का इंतजाम रखेंगे तो इतनी बड़ी कंट्री और इतने मुख्तलिफ डाइवर्स मज़ाहिब से लोग ताल्लुक़ रखते हैं, तो वहाँ पर गड़बड़ हो सकती है। एक ही कंट्रोल नहीं हो सकती, एक ही बॉडी कंट्रोल नहीं कर सकती है। उसके बाद है सेपरेशन ऑफ पावर्स। टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ पावर बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, द कॉन्स्टिट्यूशन एडवोकेटेड सेपरेशन ऑफ पावर्स। चूंकि ये हमने पहले भी पढ़ा कि एक शख्स जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, उनके पास काफी ताकत आ जाती है, कहीं वो अपने ताकत को, अगर उनको सारा ताकत एक ही जगह दे देंगे, उन्हीं को सारा ताकत दे देंगे, तो वो मिसयूज कर सकते हैं, इसका गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लिहाजा हमें क्या करना चाहिए? तो हमारे मुल्क ने सेपरेशन ऑफ पावर्स रखा है। किस में रखा है? द 3 ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट आर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर जो कानून बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव जो कानून को इंप्लीमेंट करते हैं, और कोर्ट जो जुडिशरी होती है, कोर्ट वो अकॉर्डिंग टू लॉ डिस्प्यूट्स को हल करते हैं। समझ रहे हैं? तो ये अलग अलग जगहों पर, तो कानून एक बनाता है, दूसरा उस पर अमल करवाता है, और तीसरा उसके हिसाब से फैसला करता है। समझ रहे? कितनी मीठी बात है कि हर एक को अलग अलग क्या मिला है? पावर मिले हैं। दिस इज कॉल्ड सेपरेशन ऑफ पावर्स। उसके बाद फंडामेंटल राइट्स। द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज 6 फंडामेंटल राइट्स। ये मैंने बहुत मरतबा बताया, और इसकी बड़ी लिस्ट है हमने, और आपकी की बुक में भी इसकी लिस्ट है कि कौन से राइट, ये फ्रीडम ऑफ इक्वालिटी है, इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें जो है, ये सारे के सारे 6 राइट्स आपको ज़बानी याद होने चाहिए। ठीक है? तो इस वक्त अगर मैं फिर से उनको बयान करूंगा तो लंबी हो जाएगी, ये वीडियो लंबी हो जाती है, फिर आप इसको देख नहीं पाएंगे। इसलिए जो पहले मैंने इसको डिस्कस किया है उसको आप एक मरतबा फिर देखेंगे, और वहां पर आप इसको पढ़ेंगे कि 6 फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं। दीज आर अगेंस्ट द स्टेट एज वेल एज अगेंस्ट अदर इंडिविजुअल्स टू इंडियन सिटीजन्स टू लिव ए बेटर लाइफ। ये हमें इसलिए मिले हैं, ये 6 बुनियादी हुकूक। ये कहीं आपका मुल्क आपके खिलाफ कोई इकदाम ना करें,
जिनको आपने पावर दिया है वोट के जरिए से, वो आपके खिलाफ कोई पावर इस्तेमाल ना करें, या जो पावरफुल लोग हैं आपके मुल्क में वो आपको किसी तरह से तंग ना करें, तो आपको फंडामेंटल राइट दिए गए हैं। आप इसके लिए कहीं पर भी दरवाजा खटखटा सकते हैं मुल्क के किसी भी कोर्ट का, समझ रहे हैं, अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए। उसके बाद आता है लास्ट वाला, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। ये मैंने पहले भी बताया, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब होता है कि हर बालिग आदमी को राइट टू वोट है। और इसमें मैंने वो कंफ्यूजन में रखा था 19 ईयर्स, इट इज 18 ईयर्स। कितने साल का होना चाहिए? फॉर ऑल सिटीजन्स हु आर 18 ईयर्स ओल्ड। तो पिछले उसमें मिस्टेक से हुआ था 19, तो मैं फिर कंफ्यूज हो गया था। इट मीन्स वी आर फ्री टू चूज आवर गवर्नमेंट। इसका मतलब है कि हमें हक है, हम आजाद हैं, हम अपनी गवर्नमेंट को खुद चुन लें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, राइट डाउन द नेम्स ऑफ द इंडियन स्टेट्स व्हिच शेयर बॉर्डर्स विद फॉलोइंग नेबरिंग नेशंस। नेबरिंग नेशंस हमारे बांग्लादेश है, ये हमारे हमसाया मुल्क है, भूटान और नेपाल है। बांग्लादेश के गिर्द जो हमारी स्टेट्स है उसमें असम है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, मेघालय है, वेस्ट बंगाल है। और फिर भूटान जो है ये एक और मुल्क हमारा है बिल्कुल नॉर्थ में, अरुणाचल प्रदेश इसके गिर्द है, सिक्किम है, असम है और वेस्ट बंगाल है। उसके बाद नेपाल जो है उसके गिर्द उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। ये इसका जवाब है। अब आ जाती है ग्लॉसरी। इसमें पहला लफ्ज है आर्बिट्री। आर्बिट्री का मतलब होता है सवाबदीद, मनमानी करना। आपको हक मिल रहा है कि जो कुछ आप करें वो करें। आर्बिट्री पावर्स भी इसको कहते हैं पॉलिटिकल साइंस में। When nothing is fixed and is instead left to one's judgment or choice, यानी जब जहां कहीं पर भी कानून में कोई बात ही नहीं लिखी है कि आपको कैसे करना है कोई चीज, सारा आपकी चॉइस को दे दिया जाता है। जैसे एक किंगडम में आर्बिट्री पावर्स होते हैं एक बादशाह के, उसकी सवाबदीद पर होता है कि वो क्या करे, वो मनमानी करता है, जैसे उसकी मर्जी है वैसे करता है, उसको आर्बिट्री पावर कहते हैं। समझ रहे हैं? दिस कैन बी यूज्ड टू रेफर टू रूल्स दैट आर नॉट फिक्स्ड। ये उन कवानीन के बारे में हम इस्तेमाल कानूनी जबान में वहां इस्तेमाल करते हैं जहां पर कानून नाफिज करने वाले इदारे को यह नहीं बताया जाता है कि आप यहां पर इस मामले को हल करने के लिए क्या करें, तो वहां उनकी मनमानी चलती है। जो उनकी सवाबदियत होती है, जो डिसीजन वो लेते हैं वो फाइनल होता है। और डिसीजन दैट हैव नो बेसिस एटसेट्रा, यानी ऐसे डिसीजन इनका कोई कानून में उनकी बेसिस नहीं होती है, ये किसी ने अपने हिसाब से फैसला किया होता है। उसके बाद होता है आइडियल। आइडियल का मतलब होता है मिसाली, यानी a goal or a principle in its most excellent और परफेक्ट फॉर्म। कोई भी मकसद अगर आप अपने हद दर्जा अच्छे ढंग से करेंगे तो उसको हम मिसाली कहते हैं। कोई भी काम आप कर रहे हैं, कोई भी चीज आप कर रहे हैं, ये आप सबसे बढ़िया तरीके से कर रहे हैं, इसको हम आइडियल कहते हैं, मिसाली कहते हैं। क्या कहते हैं? मिसाली। इंडियन नेशनल मूवमेंट, हिंदुस्तानी कौमी तहरीक, इसको हम उर्फ आम में भारतीय कौमी तहरीक भी कहते हैं। द इंडियन नेशनल मूवमेंट एमर्ज्ड इन 19th सेंचुरी, ये 19वीं सदी में शुरू हो गई सेंचुरी इंडिया, एंड saw thousands of men and women coming together to fight British rule। और इस तहरीक में हजारों की तादाद में हिंदुस्तान में मर्द और औरतें शामिल हो गई इस तहरीक में, और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, आज़ादी की। दिस कल्मिनेटेड इन इंडियाज इंडिपेंडेंस इन 1947। फिर हमें आज़ादी मिली 1947 में। यू विल लर्न अबाउट दिस इन ग्रेट डिटेल इन योर हिस्ट्री बुक दिस ईयर। और इस साल की बुक में, जो आपकी बुक है इस पर हिस्ट्री की बुक है, उसमें आप इंडिपेंडेंस मूवमेंट के अलावा इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में पढ़ेंगे, और इसके अलावा नेशनलिस्ट मूवमेंट के बाकी चीज़ों के बारे में भी आप पढ़ेंगे। उसके बाद आती है पॉलिटी। पॉलिटी का मतलब होता है सियासत। पॉलिटी का मतलब होता है सोसाइटी दैट हैज एन ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक पॉलिटी, यानी हमारी सियासत, अगर हम इंडिया में कहेंगे कि एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर हमारी पॉलिटिक्स का है, सियासत का है, तो उस हिसाब से ही हम यहां पर अपनी जो हुकूमत है उसको बनाते हैं। यानी इंडिया की सियासत डेमोक्रेटिक सियासत है, डेमोक्रेटिक पॉलिटी हमारी है। हमारी सियासत जमहूरियत पर मबनी है, ये बादशाहत पर मबनी नहीं है। उसके बाद सोवरेन। सोवरेन खुद मुख्तार को कहते हैं, जिसको अपने हाथ में इख्तियार हो।
इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस चैप्टर इट रेफर्स टू एन इंडिपेंडेंट पीपल, ऐसे लोगों को जो आजाद हों, जिनके ऊपर कोई जबरदस्ती से कब्जा ना किया हो, उसको खुद मुख्तार, उनको हम सोवरियन कहते हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इंसानी स्मगलिंग जब की जाती है उसको ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहते हैं। दैट इज द प्रैक्टिस ऑफ द इलीगल बाइंग एंड सेलिंग ऑफ डिफरेंट कमोडिटीज अक्रॉस नेशनल बॉर्डर्स। जब हम किसी भी, जिसको हम स्मगलिंग कहते हैं, एक मुल्क से दूसरे मुल्क बिल्कुल परमिट के बगैर कोई चीज बेची जाए, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में जब हम पढ़ेंगे, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फंडामेंटल डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर इट रेफर्स टू इलीगल ट्रेड इन ह्यूमन बीइंग्स पर्टिकुलरली वुमेन एंड चिल्ड्रन। जब यहां पर हम कहेंगे तो यहां पर हम बात कर रहे हैं उन इंसानों की, उन औरतों की या उन बच्चों की जिनको गैर कानूनी तरीके से बॉर्डर क्रॉस किया जाता है और वहां पर बेच दिया जाता है। समझ उसको ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहते हैं। उसके बाद है लास्ट वाला क्वेश्चन, टायरनी, दैट इज जुल्म, द क्रूअल एंड अनजस्ट यूज ऑफ पावर और अथॉरिटी। जब कोई भी ताकतवर इंसान अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करता है तो उसको हम जुल्म कहते हैं, उसको टायरनी कहते हैं। समझ आया? तो ये खत्म हो गया पूरा चैप्टर। और ये जो आंसर्स हैं इनको अगर आप चाहेंगे तो मैं PDF आपको देता हूं, तो इसको आप नोट करेंगे इंशाल्लाह।